नमस्कार, मैं प्रवीण झा। आप सुन रहे हैं एक दुनिया कई आयाम। लॉर्ड मैकाले का एक बदनाम भाषण अक्सर सोशल मीडिया में घूमता रहता है और मेरे मन में भी यह सवाल था कि लॉर्ड मैकाले ने आखिर क्या कहा था और जो भी सोशल मीडिया में घूम रहा है वो कितना सच है। तो मैंने जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है मिनट्स ऑफ एजुकेशन, जो कलकत्ता में थॉमस मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को प्रस्तुत किया था, उसे पढ़ा और उसका जो मुख्य अंश है उसका सरल अनुवाद किया और उसे अपनी पुस्तक रेनेसां में भी मैंने डाला है। आज मैं आप लोगों को वही भाषण पढ़कर सुनाने जा रहा हूं। मुझे बताया गया कि यहाँ की शिक्षा 1813 के ब्रिटिश अधिनियम के तहत निर्धारित की गई है, जिसमें कोई भी बदलाव संवैधानिक माध्यम से ही संभव है। फिलहाल एक खास रकम साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए मुहैया की गई है। यहाँ साहित्य का अर्थ वे तमाम संस्कृत और अरबी ग्रंथ हैं। मैं पूछता हूँ, क्या यहाँ के लोगों को मिल्टन की कविताएं और न्यूटन की भौतिकी नहीं पढ़नी चाहिए? क्या वे कुश घास के देवताओं की पूजा करना ही सीखते रहेंगे? अगर हम मिस्र का उदाहरण लें तो वहां भी कभी समृद्ध सभ्यता थी। अब वे कहां हैं? क्या उन्हें भी आदिकाल के चित्रलेख हीरोग्लिफिक्स ही पढ़ाए जाएं? मुझे तर्क दिया गया कि यहाँ के समाज को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। लेकिन क्या अरबी और संस्कृत जैसी भाषाएं अब यहाँ के समाज में भी मृतप्राय नहीं हैं? मैं धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, लेकिन शिक्षा में बदलाव तो अपेक्षित है। क्या जेनर द्वारा स्मॉल पॉक्स के टीका खोजे जाने के बाद भी इन्हें टीका सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाए क्योंकि यहाँ की संस्कृति नहीं है? आज भारत में बोली जाने वाली एक भी भाषा नहीं जिसमें कोई उत्तम साहित्य रचा जा रहा हो या जो अनुवाद योग्य हो। उन्हें एक ऐसी भाषा में शिक्षा देनी होगी जो सर्वथा मानक है। कमिटी के आधे लोग अरबी और संस्कृत के पक्ष में हैं और आधे अंग्रेजी के। आप ही बताएं कि तीनों में सबसे उपयुक्त कौन सी भाषा होगी। मुझे संस्कृत और अरबी का कोई ज्ञान नहीं, किंतु मैंने अनुवाद पढ़े हैं और विद्वानों से विमर्श किया है। मैं यह ताल ठोक कर कहता हूं कि तमाम अरबी और संस्कृत साहित्य मिलाकर वह ज्ञान नहीं दे सकते जो आज यूरोपीय पुस्तकालय का मात्र एक कोना दे सकता है। संस्कृत के सभी ग्रंथों से मिला ज्ञान तो हमारे प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम के समकक्ष है। हमें उन्हें अंग्रेजी में शिक्षा देनी ही होगी, जो विश्व की भाषा बनती जा रही है। तमाम साहित्य, इतिहास, विज्ञान, तत्वमीमांसा, संस्कृति, ये सभी अध्ययन अंग्रेजी में हो रहे हैं। भारत का शासक वर्ग अंग्रेजी पढ़ता और जानता है। यहाँ के समृद्ध परिवार के लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। दूसरी बात यह कि हम इन्हें यूरोपीय विज्ञान पढ़ाएंगे। इनके पुस्तकों में है क्या? एक 30 फीट के राजा मिलते हैं जो 3000 वर्ष जीते हैं। एक समुद्र मिलता है जो मक्खन से भरा है। हम इन्हें अरबी और संस्कृत पढ़ाने के लिए अपने खजाने से खर्च करते रहते हैं, फिर भी कम लोग पढ़ने आते हैं। इन भाषाओं की किताब आपने छपवाई, मगर कितनी बिकी? मैंने तो रसीद देखे हैं, अब तक कुछ 1000 रुपए से अधिक की किताबें नहीं बिकी। यहीं के रईस अंग्रेजी पढ़ने के लिए फीस भरकर हमारे खजाने में धन डालते रहे हैं। इसी से स्पष्ट है कि यहाँ की जनता क्या चाहती है। अगर हम इन्हें अंग्रेजी की शिक्षा देने पर खर्च करें तो गरीब भी यह भाषा पढ़ पाएंगे। इतना ही नहीं, इन्हें अरबी और संस्कृत पढ़ाकर आप अपनी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ एक विपक्ष खड़ा कर रहे हैं। ये जब एकजुट होंगे फिर इनकी ताकत आपको मालूम पड़ेगी, जो हमारे शासन को हिला कर रख देगी। मैंने हिंदुओं में यह बात गौर की है कि वह जितनी आसानी से अंग्रेजी सीख लेते हैं उतनी आसानी से संस्कृत नहीं पढ़ पाते। मुझे ऐसे हिंदू मिले जिन्हें मिल्टन की कविताएं कंठस्थ हैं। मुझे नहीं लगता कि यह भाषा उनके लिए कठिन होगी।
मुझे मालूम है कि अभी हमारे पास इतना धन नहीं कि पूरे भारत को शिक्षित कर सकें, मगर हमें एक ऐसा भारतीय वर्ग तैयार करना है जिसका रंग भारतीय हो, रगों में भारतीय खून दौड़ता हो, लेकिन उसका स्वाद अंग्रेजों जैसा हो, जो नीति और बुद्धि से अंग्रेज हो। यह वर्ग ही शेष भारत को धीरे धीरे अपने रंग में ढालेगा। मेरा बस चले तो मैं आज ही सभी अरबी और संस्कृत के प्रेस बंद कर दूं, कलकत्ता के मदरसों और संस्कृत कॉलेज पर ताला लगा दूं, सिर्फ बनारस का संस्कृत महाविद्यालय और दिल्ली का मुस्लिम कॉलेज रहने दिया जाए। जिन्हें रुचि होगी वहां पढ़ लेंगे। अगर आपकी कमेटी मुझसे सहमत नहीं तो मैं सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मैं यहाँ की भाषाओं में लिखे वाहियात विज्ञान और इतिहास को पढ़ाने के लिए सरकारी खजाना खर्च करने के समर्थन में कतई नहीं। यहाँ के लोग वर्तमान शिक्षा पद्धति में पढ़ते रहे तो भविष्य में भूखे मरेंगे। मैं इस पाप का भागी नहीं बनना चाहता। जैसा आपने सुना, थॉमस मकाले का यह भाषण था, और ख़ास करके जब हम आज इस भाषण को सुनते हैं तो हमारे मन में मिली जुली प्रतिक्रिया आ सकती है कि उन्होंने संस्कृत और अरबी की खासकर बहुत ही निंदा की, हमारे संस्कृति की भी निंदा की, और उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की जहां सिर्फ दिखने में वे भारतीय हों, लेकिन उनकी जो सोच हो वो अंग्रेज की हो। थॉमस मकाले की छवि एक खड़ूस व्यक्ति की है, जो भारतीय संस्कृति तो क्या, भारतीय मौसम से भी नफरत करते थे। वह ईस्ट इंडिया कंपनी से इतने चिढ़े हुए थे कि उसके प्रशासन की एक लंबी आलोचना उन्होंने ब्रिटिश संसद में की थी। उस भाषण में उन्होंने कहा था, अगर किसी राज्य को एक न्याय संहिता की जरूरत है तो वह है भारत। आज जब भी वहां कोई हिंदू मुद्दा उठता है तो पंडित को कचहरी बुलाया जाता है, जब किसी मुसलमान की बात होती है तो काजी को। भला हम ऐसे कैसे प्रगति कर पाएंगे? हम चाहते हैं कि भारत में एक ही कानून हो, और वो ऐसा कानून हो जो वर्तमान सभ्य दुनिया में लागू होता है। खैर, इस बात पर हम अलग अलग चीजें सोच सकते हैं। मैकाले के मिनट्स ऑफ एजुकेशन में कुछ दोष स्पष्ट हैं। पहला तो यही कि मैकाले स्वयं एक तरफ कहते हैं कि वह अरबी और संस्कृत नहीं जानते, और दूसरी तरफ इसे एक निकृष्ट साहित्य कहते हैं। एक अज्ञानी भला यह कैसे कह सकता है जब उन्हीं के देश के लोगों ने इन ग्रंथों का गहन अध्ययन कर उसे उच्च कोटि का माना था। दूसरा यह कि उन्होंने यह कहा कि भारतीय भाषाओं में कुछ भी नहीं लिखा जा रहा। उन्होंने अरबी और संस्कृत ग्रंथों के विषय में कहा, लेकिन संपूर्ण भक्ति आंदोलन, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, विद्यापति, तमिल साहित्य, बंगाली साहित्य पर चर्चा नहीं की। अवधी, बंगाली, खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली, कन्नड़, मलयालम आदि पर बात नहीं की। वह भारतीय भाषाओं को छोड़कर सीधे अंग्रेजी पर आ गए। अगर संस्कृत पंडितों की भाषा थी और अधिकांश भारत के लिए असहज थी, तो ऐसी लोक भाषाएं मौजूद थी जो सहज थी और उसमें काफी कुछ रचा भी गया था। मैं सोचता हूं कि आज इस भाषण को सुनकर आप लोग दोनों पक्षों से इस चीज को सोचने में समर्थ होंगे। धन्यवाद।